हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्लास 11 के चैप्टर चाइल्डहुड को पूरा एक्सप्लेन किया था लाइन टू लाइन। आज के इस वीडियो में मैं चाइल्डहुड के चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच और राइम स्कीम जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम वो सबको पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे उस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया उस चैप्टर को। आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। What according to the poem is involved in the process of growing up? जैसे हम बड़े होने की प्रक्रिया में, बड़ा होने के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है पोएम के अनुसार। आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएम द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग, पावर ऑफ रैशनलाइजिंग एज वेल एज सेल्फ कॉन्फिडेंस एज वी ग्रो अप। तो पोएम के अनुसार हम लोग जैसे बड़े होते हैं, हमारी बचपन हमसे दूर हो जाती है, हम अपने बचपन को खो देते हैं। साथ ही हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ में इंक्रीज़ होता है, हमारी पावर ऑफ रैशनलाइजिंग मतलब होता है लॉजिकली हम लोग सोचने लग जाते हैं। साथ ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। What did the speaker learn about the existence of heaven and hell? स्पीकर ने, पोएट ने हेवन और हेल के बारे में क्या जाना? Answered, as the speaker grew to be mature, he acquired reasoning power. He realized that hell and heaven could not be found in geography books or atlas. Since they could not be located anywhere in the world map, he concluded that they did not exist. तो जैसे स्पीकर मैच्योर हुए, वो बड़े हुए, उन्हें रीजनिंग पावर उनको मिली, मतलब कि वो हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न सोचते हैं, हर एक चीज़ को लॉजिकली वो सोचते, और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हेल और हेवन जियोग्राफी बुक्स एटलस में नहीं मिल सकते, बिकॉज ऐसे चीज़ें वर्ल्ड मैप में रियल में एग्जिस्ट करते ही नहीं। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी है, रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती ही नहीं है। The poet trying to convey when he says that childhood is hidden in an infant's face? पोइट क्या कहना चाहते हैं जब वो कहते हैं कि उनका चाइल्डहुड किसी छोटे से बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी के फेस में जाकर छुपा हुआ है? तो वो क्या मैसेज देना चाह रहे होते हैं? आंसर, द पोइट सेज एन इन्फेंट इज रियली innocent as he trusts everyone and does not try to fool others. The poet brings out this fact by contrasting it with the behavior of adults who are hypocrites. As a person develops rational thoughts, his childlike innocence fades away. तो पोइट ये कहते हैं कि जो एक इन्फेंट होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो सच में बहुत ही मासूम सा होता है, क्योंकि वो सबको, हर लोगों पे ट्रस्ट कर लेता है और किसी को बेवकूफ़ बनाने का नहीं सोचता। लेकिन साथ ही जो बड़े लोग होते हैं वो हाइपोक्राइट्स, मतलब कि वो होते कुछ और है और वो दिखाते कुछ और है। वो प्यार भरी बातें करते हैं, प्यार से रहने को कहते हैं, बट रियल में वो खुद ही वैसे नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे एक बच्चा, एक पर्सन के अंदर रैशनल थाट्स आते हैं, तो उसका चाइल्ड लाइक जो इनोसेंस होता है वो अपने आप। According to Marcus Netten, when does the child become an adult? मार्कस नेटन के अनुसार एक बच्चा कब बड़ा हो जाता है? A child becomes an adult when he is able to live his own life and take care of his responsibilities individually. He also develops his own thought process using which he can form his own beliefs and opinions. एक बच्चा तब बड़ा हो जाता है जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद से संभालने लग जाता है, वो खुद से अपना थॉट जनरेट करने लग जाता है। How did adults seem to the poet when he was a child? जब पोएट छोटे थे तो उनके हिसाब से एडल्ट्स कैसे होते थे? As a child, the poet considered all the adults as an epitome of love and sincerity. He believed that their love was true and they were ready to do anything for their loved ones. जब वो छोटे थे तो उन्हें लगता था कि सारे बड़े जो होते हैं वो लव का और सच्चाई के, मोहब्बत के एक प्रतीक होते हैं, एक सिंबल होते हैं, और उनका जो प्यार होता है वो सच होता है, और वो अपने लव वन के लिए हर एक चीज़ करने के लिए रेडी। The poet has discussed two stages of life, childhood and adulthood. How do we differentiate one from another? तो पोइट ने इस पोएम में चाइल्डहुड में दो स्टेज ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड और एक एडल्टहुड को बताया। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे अंतर है, अलग है। चाइल्डहुड हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द पोइट एज अ ब्लिसफुल पीरियड ऑफ वंस लाइफ व्हेन अ चाइल्ड ट्रस्ट एवरीवन। पोइट के अनुसार चाइल्डहुड जो होता है वो एक इंसान के लाइफ का सबसे प्यारा और सबसे खुशहाल पीरियड होता है, जहाँ पे एक बच्चा हर एक
के ऊपर भरोसा कर लेता है। एडल्टहुड इज़ मार्क्ड बाय रैशनल एंड क्रिएटिव थॉट्स, एबिलिटी टू परसीव एंड डिफ्रेंशिएट एंड लर्न न्यू थिंग्स। एडल्टहुड में लोगों के अंदर रैशनल थिंकिंग आ जाती है, लॉजिकली वो सोचने लग जाते हैं, वो खुद का थॉट जनरेट करने लग जाते हैं, और साथ ही उनके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो चीज़ों को समझते हैं और लर्न कर। आइए अब हम लोग इस पोएम चाइल्डहुड का राइम स्कीम को देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं तो इसका राइम स्कीम होगा ए बी बी सी सी डी, क्योंकि अगर हम लोग राइम स्कीम अगर राइमिंग वर्ड्स को देखें तो फर्स्ट स्टैंजा के सेकंड और थर्ड लाइन में राइमिंग वर्ड्स हमें मिलेगा, और फोर्थ और फिफ्थ लाइन में यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स है, इसलिए यहाँ पे राइम स्कीम बनेगा ए बी बी सी सी डी। फोर्थ पैरा में अगर हम राइम स्कीम देखें तो यहाँ पर होगा ए बी बी ए। बाकी के जो पैराग्राफ्स है उसमें इरेगुलर राइमिंग वर्ड्स है, इसलिए इसका राइमिंग स्कीम आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा का राइम स्कीम आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पोइटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए, बिकॉज एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। Hypocrisy. In second stanza, when poet talked about adults, he believed that adults are not that what they show to be. They are hypocrites, as they talk of love, but they do not act lovingly. तो इस हमें यहाँ इस पोएम में हाइपोक्रेसी देखने को मिला। हाइपोक्रेसी का मतलब होता है कि हम लोग दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। तो इस सेकंड स्टैंजा में पोइट ने ये बताया कि बड़े जो दिखाते हैं वो होते नहीं हैं, वो लोगों को प्रचार करते हैं लव का, मिलजुल के रहने का, प्यार से मोहब्बत से रहने का, लेकिन रियल में वो वैसा बिहेव ही नहीं करते। तो हमें यहाँ पे हाइपोक्रेसी देखने को मिला। Rationalism. Rationalism means the principle of finding opinion and actions on reason and knowledge rather than on religious belief or emotional response. Rationalism मतलब होता है कि हम किसी भी धार्मिक या रिलीजन विश्वास के ऊपर, धार्मिक विश्वास या फिर कोई इमोशनल प्रतिक्रिया के बजाय अपने नॉलेज के ऊपर और अपने एक लॉजिक के ऊपर हम अपने कार्य करें और अपना ओपिनियन बनाएं। Individuality. In stanza 3, the poet realized that he can use his own mind and can produce his own thoughts. He discovered a sense of individuality in himself. तो stanza 3 में हमें individuality भी देखने को मिला कि पोएट को रियलाइज़ हुआ कि उसका माइंड सिर्फ उसका है और वो अपने माइंड को खुद ही यूज़ कर सकता है थॉट्स जनरेट करने के लिए बिना किसी का हेल्प लिए। तो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। Refrain. Refrain, a group of phrases which is repeated again and again in the poem. Refrain का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ फ्रेजेस जो कि पोएम में बार बार यूज़ किया गया हो। इस पोएम में अगर हम देखते हैं तो When did my childhood go? Was that the day? तो ये दो लाइन हम अक्सर देख रहे हैं कि पोएम में बार बार इसे रिपीट किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे रिफ्रेन भी पोइटिक डिवाइस युज़ किया गया है। Alliteration. Alliteration मतलब होता है occurrence of same consonant sound at the beginning of closely connected words. मतलब कुछ वर्ड जो आस पास है उनका स्टार्टिंग का जो साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड वो सेम हो, जैसे कि डैट द। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी टी से स्टार्ट है यहाँ, और डैट भी टी से स्टार्ट है और द भी टी से स्टार्ट है, तो और ये साथ में लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर alliteration है। माई माइंड, यहाँ पे एम और एम सेम कॉन्सोनेंट साउंड दोनों ही वर्ड के लिए निकल रहा है, विच एवर वे। तो यहाँ पे W जो है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड दोनों वर्ड में निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन भी है। आई होप ये सब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल हमारा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया